एक बहुत बड़ा इशू इन्वायरमेंटल इशू है। साइंटिफिक अगर वो देखें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर स्पेशली लद्दाख का बढ़ चुका है पिछले कुछ 1980s के बाद। आईपीसीसी का रिपोर्ट 2035 जिस रेट से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं या इन्वायरमेंट को जो है हानि पहुंचा रहे हैं, भी जस्ट मैंने आईपीसीसी 2000 रिपोर्ट को बताया कि आप आज की डेट में 100 एरिया क्यूमिक एरिया मैंने कुछ एरिया बताया, वो छोड़िए आपको पूरा हिमालयन रीजन को जो है ना परमानेंटली माइग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्ज बनता है एरोप्लेन को अर्थ मान रहा हूँ और जितने भी वहाँ पे रिवेट हैं उसको स्पीशीज़ की तरह। देखिए एक दो रिवेट आपको निकालेंगे, एक दो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, उसका हो सकता है आपको असर ना देखने को मिले, मगर किसी दिन आप विंग्स का जो है ना आप रिवेट निकाल दोगे ना, वो एरोप्लेन आपको खुद जो आप निकाला आपको भी नहीं पता लगेगा, वो एट ए टाइम कोलैप्स कर जाएगा ना। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, टूरिज़्म की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को जो है ना ग्लोबल वार्मिंग में जितने भी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है उन सबको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हम लद्दाख का जो है ना पूरा कारगिल या लेह का वी हैव एन फ्रेगाइल इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। दूसरी जगहों पे देखते हो वहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपका जो है ना वो आपके ओशन के पास में भी है। ऐसा इंसान है जिसका मैदा बहुत कमज़ोर है और एक ऐसा है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों लोगों को सेम मान लीजिए खाना कुछ ऐसा जंक फूड खिला दो जो इससे बीमार पड़ता है, हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसके ऊपर असर नहीं करेगा जब तक आप उसको कंटिन्यूस दे, और जो आपका वीक पर्सन है वो तुरंत ही उसके ऊपर रिएक्शन करेगा। ये रहा जो हमारा और एक सॉल्यूशन, ये यहाँ पे हर एक इंसान का संदर्भ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई हमें कारगिल को या हमें लद्दाख को बचाना है, पूरे हिमालयन रीजन को। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको हाईलाइट करा कि ये मत सोचिए कि आज हुंदुरमो ब्रोक कुलुम्बुर सूख गया या आपके योरबल तक सूख गया, आपकी भी बारी आने वाले। यहाँ पे कारगिल छोड़िए, लेह छोड़िए, पूरा लद्दाख ही छोड़ दीजिए, आप पूरा हिमालयन रीजन को जो है ना वो माइग्रेट करना पड़ेगा, परमानेंटली माइग्रेट होना पड़ेगा। एक इंसान का जान बचाना जो है वो अगर बचाओगे तो आपको क्या जन्नत का दरवाज़ा आपका सवाब मिलेगा और जन्नत का दरवाज़ा आपके लिए बहुत तेज़ी से खुलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप पूरी कारगिल, पूरी जो आपकी लेह है उनका जो है ना यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए आपका, मेरा, जितने भी हमारे लोग हैं उन सब का फ़र्ज़ बनता है। जो आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ लेवल पे आपकी बढ़ रहा है कि जिसको अगर टाइम से अगर कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ही ये आपके जो है ना पूरा कारगिल, लद्दाख, पूरा इंडिया, पूरा हिमालय रीजन, पूरा दुनिया खतरे में इस टाइम। आज के इस प्रोग्राम में आप तक एक खास रिपोर्ट एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आज के दौर में दुनियाई सतह पे एनवायरमेंटल इश्यूज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसमें खासकर ग्लेशियर्स मेल्टिंग, बड़े पैमाने पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, स्नोफॉल में बहुत कमी देखने को मिल रहा है, और जहां जहां टेम्परेचर पहले बहुत कम हुआ कर रहा था, यानी लो टेम्परेचर होता था, वहां टेम्परेचर में इजाफा, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता था वहां पे टेम्परेचर में कमी देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स बताया जा रहा है, खासकर इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जो है, और आपको बताते चलिए इससे पहले 5 बार मास एक्सटेंशन हुआ है और हम मास एक्सटेंशन की छठी ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन हमारे साथ हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बॉटनी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में। और डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन ने प्लांट नैनो पार्टिकल इंटरेक्शन के टॉपिक के ऊपर PhD किया है और इंटरनेशनल जर्नल्स में 20 पब्लिकेशंस किया है। सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की इम्पैक्ट्स, खासकर अगर हम लद्दाख की बात करें या वर्ल्ड लेवल की बात करें, तो किस तरह की इम्पैक्ट्स जो है अब प्रैक्टिकली हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि जनरली लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और इम्पैक्ट्स का उस लेवल पे जितना एक एक्सपर्ट जानते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट पूरी तरह से नज़र रखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर। देखिए कुल मिला के अगर बताऊं तो ग्रीन हाउस गैसेस या जो आपके ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो कारण है ना, उसके अगर हम इम्पैक्ट देखें कि क्या क्या असरात देखने को मिलता है, तो इसमें मुझे लगता है सबसे पहले आपका सी लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सेकंड चीज़ हमारा प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे कि आपके यहाँ पे हमारे कारगिल में जो है ना रेनफॉल यहाँ पे इन्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है, यहाँ पे तुरंत फ्लड आ जाएगा अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा, और ठंडी में हमारे यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ता था। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होगा
कि ये प्रेसिपिटेशन पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। जहाँ पे बर्फ़ गिरता था उस टाइम नहीं गिरेगा, आपके समर में रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो उसका इम्पैक्ट तो हम देख सकते हैं 2010 में जो हमारा फ्लड आया था उसकी वजह से कितने आपके गाँव तबाह हुआ और मोर देन 250 लोग जो है वहाँ पे आपके डेथ कर गए थे। तो ये चीज़ है। और सेकंड चीज़ मैं बताऊँ तो ये आपके ग्लेशियर लेवल जो है ना, अभी हमने जस्ट कहा कि पूरे कारगिल में साइंटिफिक अगर वो देखें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर स्पेशली लद्दाख का बढ़ चुका है पिछले कुछ 1980s के बाद। तो इसका असर क्या होगा, आपके ग्लेशियर लेवल जो है ना वो बहुत तेज़ी से पिघलेगा और ग्लेशियर का रिचार्ज नहीं हो पा रहा। ग्लेशियर का रिचार्ज कैसे होगा? ग्लेशियर का रिचार्ज होगा जितना आपका स्नोफॉल ज़्यादा होगा उतना ग्लेशियर का आपका रिचार्ज होगा, बट स्नोफॉल आपका हो नहीं रहा। तो जाहिर से बात है कि आपके ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा अगर पिघलेंगे तो आप देख सकते हैं आपका सोत एरिया, आपके बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि सूख रहे हैं। और अब इसमें खासकर जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ भी आ रहे हैं, हैबिटेट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो इस हवाले से भी क्या कहेंगे आप साथ में? देखिए इसाक साहब, आपने बहुत अच्छा कहा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। देखिए जब भी आपका देखिए सोत एरिया में हमारा पूरा जो है ना वहाँ पे प्लांटेशन सूख चुका है। अभी आप कंस्ट्रक्शन पर्पस से जो ज़ास्कर नेशनल हाईवे बन रहा है वहाँ पे भी बहुत प्लांटेशन जो है ना वो डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे कटाया जा रहा है। तो उसमें आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट कर रहे हैं या उस प्लांट को ख़त्म कर रहे हैं। उस प्लांट के ऊपर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते नहीं वो तो है ही जाहिर, और वहाँ पे जितने स्पीशीज़ मान लीजिए कितने आपके जो स्पैरो थे या जितने भी बर्ड्स थे उनके घोंसले थे वो भी तबाह हो जाता है। तो कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है ना आपके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पे भी देखने को मिलता है। तो आपका स्पीशीज़ जो है यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट कर गए होंगे जो कि हमारे नॉलेज में नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग में एक्चुअल में होता क्या है, जब ड्यू टू नेचुरल और ड्यू टू ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ये गैसेस लेवल, जैसे कि इसमें मैं ग्रीन हाउस गैसेस की मेन बात करूँ तो इसमें आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन है और हमारा देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है। ये कुछ गैसेस हैं जो कि आपका डाययूरेनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मैंने कहा कि बहुत ही ज़रूरी है। बट ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंसनट्रेशन अगर हम जैसे नेचर में पहले था उसके लेवल से आगे बढ़ाएंगे तो होगा क्या, अब सनलाइट जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन और ज़्यादा ट्रैप होगा। मीन्स दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर जो 14 डिग्री हम मान के चल रहे हैं उसमें इजाफा होगा। और जब भी एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का इंक्रीज होता है दैट वी कॉल्ड इट ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज का मुझे मेन रीज़न लगता है आज की डेट में 21st सेंचुरी में दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो आपका क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ लेवल पे आपके जो CO2 लेवल जो है या जितने भी टॉक्सिक गैसेस हैं उनका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जिसको अगर टाइम से अगर कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ही ये आपके जो है ना पूरा कारगिल, लद्दाख, पूरा इंडिया, पूरा हिमालय रीजन, पूरा दुनिया खतरे में इस टाइम। और ख़ासकर जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि ग्लेशियर्स मेल्टिंग की, ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी के साथ आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट हो रहे हैं। और आपने कहा कि आज के टाइम पे 90s 80s के बाद एक अहम आंकड़ा बताया कि आज के टाइम पे लद्दाख का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा है और यही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर हम सभी को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचने की ज़रूरत। सर जिस तरह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पानी की कमी हो रहा है, ड्रॉट इश्यूज डे बाय डे हमें देखने को मिल रहा है और ग्लेशियर्स मेल्टिंग के ऊपर हमें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी रिपोर्ट्स देखने को मिला। तो ग्लेशियर्स मेल्टिंग के साथ साथ आप जिस तरह से ग्राउंड वाटर और साथ साथ जो ड्रॉट इश्यूज हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इसाक साहब, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे जो आपके ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास आया, एक क्यूमिक विलेज है ज़ास्कर में, वहाँ का आधा पॉपुलेशन जो है ना वो परमानेंटली माइग्रेट कर चुका है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेम्परेरी माइग्रेट हुआ, वो परमानेंटली माइग्रेट कर चुका है, अपने एरिया को छोड़ चुका है। रीज़न क्या है? वहाँ पे ड्राउट कंडीशन, मीन्स वहाँ पे पानी की कमी। और पानी की कमी कैसे होगी लद्दाख में? देखिए लद्दाख के जितने भी हमारे यहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो टोटली डिपेंड है हमारे ग्लेशियर वाटर के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर डिपेंड है। जो ग्लेशियर के जब हमारा गर्मी का सीज़न होता है वहाँ से पिघल के पानी आता है। आप खुद सोचिए आज की डेट में, आप ये सोचिए आपका सोत एरिया में जैसे कि आपका युरबल तक हुआ, योखमा हुआ या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे सूखे की वजह से खेतीबाड़ी हो ही नहीं रहा। और यहाँ पे आप पॉइंट में एग्जांपल देख सकते हैं, कुलुम्बुरेग एरिया हमारा, वहाँ पे एक टाइम पे मुझे याद है वहाँ पे एक झरना बहता था जिसमें आपके जो भेड़ बकरियाँ जो है ना बह जाता था, मगर आज की डेट में एक कतरा पर पानी नहीं है। आप हुंदुरमो ब्रोक देखिए, ये सारे एरिया सूख रहा है।
तो मुझे लगता है कि लेह में भी कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कि आपका ये अपर कुलम और उसी तरह से हमारा ईगू जो एरिया है वो भी पूरा सूख चुका है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, देखिए थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? मेरा कहना ये है कि देखिए ये एक ऐसा काम है ना, जंगल भी है ना सर, लद्दाख में तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। लद्दाख के ऊपर असर होगा ही, लेकिन हिमालयन रीजन्स के ग्लेशियर के ऊपर जितने भी बाकी जो जगह डिपेंडेंट है वहाँ पे भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए आज के डेट में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। देखिए जंगल में आग लग गई है, ठीक है, और जंगल में आग लग गई है, आप लेके जा रहे हैं एक पाइप के थ्रू जंगल को बुझाने का काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से आप गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स या हमारे जो सरकार जो हैं या हमारे जितने भी एलएचडीसी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, मगर मुझे लगता है और तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े लेवल पे क्यों, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका जो है ना एक जंगल को आप एक पानी के पाइप से बुझाने का काम कर रहा है। देखिए थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ये पानी जो है वो बुझ गया है, बट एक्चुअल में वो बुझेगा नहीं, ये आग फिर से ऐसे निकल के आएगा कि आपको शॉकिंग हो सकता है, शॉकिंग सिचुएशन देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से हमारे, मैं एक चीज़ यहाँ पे वो बताऊँ, जिस हिसाब से आपका वो जो एरिया सूख जाता है, जैसे हम लोगों ने कहा क्यूमिक एरिया जो है आपके ज़ांस्कार में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि सूख रहे हैं और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। क्या स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट करने से हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा? जैसे कि आज के डेट में स्पैरो देख सकते हैं आप, या बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीशीज़ हैं, फिड्रा जिराडियाना जिसे हम लोग छेपत कहते हैं, या पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम जिसे हम डेनमी कुशु कहते हैं, ये सारे जो है ना बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं और मिशन के पुर्जे आहिस्ते आहिस्ते कम करते जा रहे हैं। जाहिर बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। देखिए एक्चुअली क्या है, ये हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट है पॉल एरलिच साहब का एक हाइपोथेसिस है, जिन्होंने कहा, जिनको नाम दिया है रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस। इसमें उन्होंने क्या कहा है, सिंपली मैं हमारे सारे व्यूवर्स को समझ में आया। देखिए आप एक एरोप्लेन में ट्रेवल करिए और एरोप्लेन जो है ना उसके जो जितने भी पुर्जे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नट के साथ जुड़ा हुआ, स्क्रू के साथ, जिसे रिवर्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पॉल एरलिच साहब कहते हैं कि आप धीरे धीरे चुपके से वहाँ पे रोज़, मान लीजिए आप कारगिल से दिल्ली सफ़र कर रहे हैं तो बिना किसी को बताए वहाँ से जो नट जो है ना निकाल लीजिएगा, तो क्या उसका असर पड़ेगा कि नहीं देख लीजिएगा। जब आप 2-3 नट निकालेंगे ना कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर किसी दिन आपने अगर विंग्स के नट निकाल लिए ना, नट निकलते निकलते विंग्स पे पहुंचेगा। एरोप्लेन आपका पूरी दुनिया की तरह है और वहाँ पे जो आपके एरोप्लेन में जो रिवेट है ना, यहाँ पे रिवेट जो है, जो नट्स जो है, मैं स्पीशीज़ की तरह मान रहा हूँ, एरोप्लेन को अर्थ मान रहा हूँ और जितने भी वहाँ पे रिवेट हैं उसको स्पीशीज़ की तरह। देखिए 1-2 रिवेट आपको निकालेंगे, 1-2 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, उसका हो सकता है आपको असर ना देखने को मिले। मगर किसी दिन आप विंग्स का जो है ना आप रिवेट निकाल दोगे ना, वो एरोप्लेन आपको खुद जो आप निकाल आपको भी नहीं पता लगेगा, वो एट ए टाइम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये है कि एट ए टाइम हमारा माहौल और रीजन ही कोलैप्स हो सकता है। आइए हम सब मिलकर प्लास्टिक के रोकथाम के लिए कंधे से कंधे मिलाएं और लद्दाख को साफ शिफाफ और सरसब्ज बनाएं। तमाम दुकानदार, प्रोड्यूसर्स, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, ई कॉमर्स कंपनी, छापरे फरोशों, मार्केट प्लेसेस, शॉपिंग सेंटर्स, सिनेमाघरों, सयाहती मुकामात, स्कूल, कॉलेजेस व दफातर, अस्पतालों और दीगर इदारों के जिम्मेदारान के साथ साथ आम शहरियों से अपील की जाती है कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के मुताबिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक हुकूमत आपके अशिया को भी जब्त कर सकते हैं। खुले में फुजलात को जलाना यानी कूड़ा किटकट को जलाने पर 5 से 25 हजार तक का हो सकता है जुर्माना। माहौलियात को नुकसान पहुंचाने पर लगेगा भारी जुर्माना। याद रहे, प्लास्टिक को तैयार करने, फरोख्त और तकसीमकारी के साथ साथ इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है महंगा। यूटी लद्दाख इंतजामिया की जानिब से मफादनामा में जारी। जिस तरह से इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत ही इस वक्त एक बड़ा इशू है और उसका यकीनन लद्दाख के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और लोगों को सोचने, समझने और तैयारी करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में और ख़ासकर लद्दाख में, तो क्लाइमेट चेंज को आप किस तरह से देखते हैं एज ए एनवायरमेंटलिस्ट? चेंज किया आपने थोड़ा सा, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रीफ करा।
तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए हमें यहाँ पे 2 टॉपिक जानना इम्पोर्टेंस मुझे लग रहा है कि ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहला मुझे लगता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हमें समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग को। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को अगर हमें समझाऊँ तो ये सिंपली अगर कहे तो ये जिस तरह से हमारे ग्रीन हाउसेस नहीं होता, जैसे कि लद्दाख में तो बहुत प्रिविलेंट है। ग्रीन हाउसेस में क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर आप देखते हो वो वहाँ पे आपका कम रहता है। तो ये होता क्यों है? एक्चुअली जो आपके सोलर रेडिएशंस आते हैं, जब ये ज़मीन पे टकरा के जो रेडिएशन होता है ना वापस जाती है तो वो वीक हो जाता है, वहीं पे ट्रैप हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्लास, जो ग्रीन हाउस की हमारी ग्लास है। तो उसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में भी, पर्टिकुलरली ट्रोपोस्फियर में, कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि सेम ग्रीन हाउस का जो ग्लास होता है ना उसी की तरह काम करता है। उनका काम है जो सनलाइट हमारे यहाँ पे पड़ रही है ज़मीन के ऊपर और जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो निकल रही है, वो ट्रैप कर देते हैं। और जिसकी वजह से वो जो है बहुत ही विदाउट दोज ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल ही बहुत ही हो ही नहीं सकता विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे कि आईपीसीसी का रिपोर्ट है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है ना वो -19 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस लाइफ का सर्वाइवल ही नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउसेस जो है ना आपका एक टेम्परेचर मेंटेन करता है अर्थ के सरफेस पे, ताकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाए, एंड दैट वी कॉल्ड इट इन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है। तो ग्रीन हाउसेस गैसेस का होना बहुत ही लाजमी है। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस लाइफ का सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। तो लद्दाख में सर, जिस तरह से लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में हम स्पेशली बात करें कि वर्ल्ड लेवल पे एनवायरमेंटल इश्यूज तो है ही, लद्दाख में क्या अहम यानी इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं, अहम कारण है, बड़े बड़े कारण हैं क्लाइमेट चेंज का? देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बड़ा कारण जो है ना मुझे लगता है कि हमारा जो है ना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, टूरिज़्म की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को जो है ना ग्लोबल वार्मिंग में जितने भी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है उन सबको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। प्रेसिपिटेशन जो है लेवल पैटर्न चेंज हो रहा है, बर्फ़ गिर नहीं रहा, और जो आपके समर सीज़न में जो है ना आपके जो हमारे समर सीज़न में जो रेनफॉल होती है वो अनएक्सपेक्टेड हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड हो रहा है, ड्राउट्स आ रहे हैं। इम्तियाज़ सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पूरे दुनिया में है और बहुत बड़ा कंसर्न है और वो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्वायरमेंटल चेंजेस जो लद्दाख में हो रहे हैं उसका बड़ा रीज़न क्या है, कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला मैं कारण यहाँ पे ये चीज़ बताता चलूँ, लद्दाख का जो है ना पूरा कारगिल या लेह का वी हैव एन फ्रेगाइल इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि आप दूसरी जगहों पे देखते हो वहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपका जो है ना वो आपके ओशन के पास में भी है, और ओशन एक बड़ा सिंक एज ए सिंक माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे डिज़ोल्व होता तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना कुछ हद तक कम हो जाता है। मगर हमारे यहाँ पे एक तो प्लांटेशन नहीं है और हमारे यहाँ पे ओशन भी नहीं है, तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। हमारा जो लद्दाख बहुत नाजुक है। और यहाँ पे देखिए एक आप आम भाषा में कहे तो एक ऐसा इंसान है जिसका मैदा बहुत कमज़ोर है और एक ऐसा है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों लोगों को सेम मान लीजिए खाना कुछ ऐसा जंक फूड खिला दो जो इससे बीमार पड़ता है, हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग वाले उसके ऊपर असर नहीं करेगा जब तक आप उसको कंटिन्यूअसली, और जो आपका वीक पर्सन है वो तुरंत ही उसके ऊपर रिएक्शन करेगा, उसको हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज कराना पड़े। तो हमारा यहाँ पे जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसके संदर्भ में मैं बताऊँ तो ये जो है ना हमारा मेन रीज़न मुझे लगता है पॉल्यूशन की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और यहाँ पे आपका देखा जाए तो टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द, मुझे लगता है एक बड़ा रीज़न हो सकता है, बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि टूरिज़्म में हम लोगों के पास जिस हिसाब से गवर्नमेंट का डाटा है, आपका 1980s में जो है ना यहाँ पे अराउंड 16,000 जो है वो आपका टूरिस्ट आया करता था और लद्दाख में, और 2019 का जो गवर्नमेंट रिपोर्ट जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है सिर्फ उसमें 2,80,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली में समर्स में ही। तो भाई एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसमें आप इतने लोगों को बिठा रहे हैं जो कि वो सस्टेन नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट आएंगे तो उनका वाटर जो है
हैंड नीट होगी, लोग उनको रोज़ नहाना है, तो उसके लिए होटेलियर्स में क्या हो रहा है, हमारे होटल लेवल्स में जो बोरवेल है या घरों में जो बोरवेल्स है वो जो है पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिस वजह से वाटर टेबल और नीचे गिर रहा है। हमारे स्प्रिंग जो है, ग्राउंड वाटर स्प्रिंग जो है, जितने भी चश्मे थे वो सूख रहे हैं। तो ये कुछ बड़े रीजंस हो सकते हैं जो कि हमारे कारगिल का जो लद्दाख का इकोसिस्टम है, जो कि जिसके ऊपर बहुत बुरा असरात पड़ रहे हैं। क्या जिसके सोचने की बहुत ज़रूरत है और सस्टेनेबल टूरिज़्म और सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो जब इन्वायरमेंटल कंसर्न होता है और जिस तरह से हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स बड़े लेवल पे मेल्ट हो रहे हैं, लोगों का भी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और साथ ही साथ सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आप हिमालयन रीजन में रह रहे लोग और ख़ासकर जो सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं, उनसे आप किस तरह की तवक्का रखते हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि हिमालयन रीजन में आपको हमारा पूरा ये जो एरिया आता है जिसमें लद्दाख भी शामिल है, हिमाचल भी शामिल है और भी बहुत सारे एरिया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस हिसाब से आपने पूछा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँगा। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ना, हमें पानी जो है, वाटर जो है, ड्राउट कंडीशन है, तो इसमें एक चीज़ है कि हम ड्रिप इरिगेशन के जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जा सकते हैं, या हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है, जो कि आपके सोनम वांगचुक जी का प्रपोजल था, उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या पॉन्ड बना के, जैसे कि हमारे जो है ना चश्मे जो है ना बहुत बिल्कुल एकदम से ऊपर से बहता, तो ब्रेक करके आप पॉन्ड्स बनाइए, हाँ, सॉल्यूशन के हिसाब से। तो उस हिसाब से ये जो है ना, ये आपका कुछ हो सकता है। और बाकी रहा जो हमारा और एक सॉल्यूशन, ये यहाँ पे हर एक इंसान का संदर्भ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमें लद्दाख को बचाना है, पूरे हिमालयन रीजन को। ये मत सोचिए कि आज हुंदुरमो ब्रोक कुलुम्बुर सूख गया या आपके युरबल तक सूख गया, आपकी भी बारी आने वाली। यहाँ पे IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से तो पूरा कारगिल छोड़िए, लेह छोड़िए, पूरा लद्दाख ही छोड़ दीजिए, आप पूरा हिमालयन रीजन को जो है ना वो माइग्रेट करना पड़ेगा, परमानेंटली माइग्रेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब देखिए, एक इंसान का जान बचाना जो है वो अगर बचाओगे तो आपको क्या, जन्नत का दरवाज़ा आपका सवाब मिलेगा और जन्नत का दरवाज़ा आपके लिए बहुत तेज़ी से खुलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप पूरी कारगिल, पूरी जो आपकी लेह है, उनका जो है ना यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए आपका, मेरा, जितने भी हमारे लोग हैं, उन सब का फ़र्ज़ बनता है। जैसे कि हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ISK, IKMT, LBA या LHDC कारगिल, LHDC आपका ले, इन सब से मेरी अपील है कि देखिए, जिस हिसाब से सिचुएशन जो लद्दाख का फ्रेगाइल जो इकोसिस्टम है, जो नाजुक इकोसिस्टम, वो बहुत तेज़ी से तबाह हो रहा है। इन सब को बचाने के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा।